हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो रहेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। आज मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज़ को इंक्लूड किया है। आज की मॉक टेस्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के जो कंटेंट वाला पार्ट होता है भाई, उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि एकदम से आप इस यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। जो कंटेंट वाला पार्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो यहाँ से आप बहुत जल्दी स्ट्रांग कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस जितने सेट हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कर लेना। और टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं शिक्षा फॉर नौकरी को, क्योंकि यहाँ पर सारे लिंक मिलेंगे आपको प्रीवियस जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं। और वेब यूआरएल से भी कनेक्ट कर सकते हैं www.shikshafornaukri.com। भाई यहाँ पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। फ्यूचर में मैं सारे नोट्स और सारा डेटा जो है रिगार्डिंग यू टेट स्टडी मटेरियल सब मैं यहीं पर अपलोड करने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप ज़रूर एक बार विजिट करें। स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो लेक्चर पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के कंटेंट वाले पार्ट पर फोकस करेंगे यू टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है निम्न में से सही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कौन से हैं। ऑप्शन है सेठ सेठाइन, पापी पापिनी, पंडा या पंडाइन, पहाड़ या पहाड़ी। आपको बताना है कि कौन सा सही पुल्लिंग शब्द है और कौन सा सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखो ये जो हिंदी के क्वेश्चन है इस तरीके के, ये कंटेंट वाला पार्ट है या फिर आप बोल सकते हो जो हिंदी ग्रामर वाला पार्ट है, तो वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आप एक बार देखो और फटाक से आंसर कर दो, क्योंकि यहाँ से आपकी टाइम सेव भी हो जाएगा और आपका स्कोरिंग भी हो जाएगा। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सेठ सेठाइन जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है, जिसमें सेठ जो है पुल्लिंग है और सेठाइन जो है स्त्रीलिंग है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास। तो बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है, ये आपको बताना है कि बुद्धिमान शब्द जो है वो किस संवर्ग में आता है। संज्ञा में आता है, विशेषण में आता है, सर्वनाम में आता है या फिर अव्यय में आता है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन का लेवल मैंने इंक्रीज कर दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो बुद्धिमान शब्द है वो विशेषण कहलाता है। क्या है? एक प्रकार का विशेषण है। और विशेषण क्या होते हैं? विशेषण ऐसे वो होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विशेषण कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर बुद्धिमान शब्द क्या है? विशेषण है। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। निम्न में से अठकोना शब्द में समास है। अठकोना शब्द में कौन सा समास है आपको ये बताना। बहुविग्री समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है या फिर द्विगु समास है। तो अठकोना शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए। अठकोना शब्द का मतलब होता है आठ कोनों का समाहार। ठीक है, समाहार, 8 कोनों का समाहार, इसको क्या बोलते हैं? अठकोना बोलते हैं। और जहाँ पर भी नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है भाई? वहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास होता है। जब हम नंबर्स की बात करते हैं ना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ पर आपका द्विगु समास आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि समास क्या होता है, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब एक नया सार्थक शब्द की रचना होती है तो उसे ही क्या बोला जाता है? समास बोला जाता है। भाई पता होना चाहिए आपको ये चीज़ें, आपसे हिंदी में ज़रूर पूछी जाती हैं और मैक्सिमम एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर हिंदी आती है। बात क्लियर हो गई? तो जैसे द्विगु समास का यहाँ पर उदाहरण क्या हुआ? अठकोना। इसी के साथ जैसे पंचतंत्र की अगर मैं बात करूँ, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। या फिर चौमासा, चौमासा, इसमें भी क्या होगा? द्विगु समास होगा। तो बात क्लियर हो गई? समास एक प्रकार का, अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना किसी को। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द जब हम बना रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है? समास कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा समास है? अठकोना में द्विगु समास है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा कीटाणु शब्द में संधि है? ये कीटाणु शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या फिर अयाधि संधि है? तो संधि का लिया गया है। संधि क्या होती है भाई? किन्हीं दो निकटवर्णीय, कोई भी दो निकटवर्णीय अगर जो वर्ण होते हैं या वर्गों को परस्पर मिलाकर जो विकार उत्पन्न होता है या फिर जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम संधि बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? तो आप पूछा गया यहाँ पर कीटाणु शब्द में कौन सी संधि है, तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर है, कीटाणु शब्द में दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि की कैसे आप पहचान करेंगे? जब इस छोटा ए प्लस छोटा ए बनकर क्या बनाएगा? बड़ा आ बनाएगा, तो ये क्या कहलाता है? दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि का सूत्र होता है भाई। छोटा ए प्लस ए बड़ा आ मिलकर बना रहा है तो वो दीर्घ संधि कहलाता है। अब कीटाणु में क्या है भाई? देखो, कीट, इसकी संधि विच्छेद करें हम, कीट जमा अणु, ठीक है,
तो कीट आ की आवाज़ ध्वनि पर आ रही है और अणु में आ गया, तो आ प्लस आ क्या बना दिया, आ बना दिया, क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया। बात क्लियर हो गया। दो निकटवर्ती जो वर्ण परस्पर मेल करके परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उसी को ही हम संधि कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से तद्भव शब्द है। अब आपको बताना तद्भव शब्द क्या है। तो सबसे पहले आपको शब्दों का मतलब पता होना चाहिए कि तद्भव शब्द क्या होता है और दूसरा शब्द क्या होता है, तत्सम। तद्भव और तत्सम शब्द पूछे जाते हैं ग्रामर में। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन में कि कौन सा तद्भव शब्द है। तो मक्षिका है, मृतिका है, भल्लूक है या फिर रात है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जो रात शब्द है वो कैसा शब्द है भाई, तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है। और रात का जो अगर मैं बात करूँ तत्सम, तो रात का तत्सम कहलाता है रात्रि। ठीक है, रात्रि क्या है, तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द क्या है, रात। अब देखो आप कहोगे कि सर ये तत्सम और तद्भव को आप एक्सप्लेन कर दो कि क्या होता है। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो देखो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं, पहले बात करें तत्सम शब्द की, वो शब्द होते हैं जो ज्यों के त्यों परिवर्तित या कि प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, बात करें अगर जिन शब्दों को संस्कृत से बिना परिवर्तन के ले लिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्ड दिया है ज्यों क्या त्यों, एज इट इज़ आप, यानी कि संस्कृत के शब्दों को जब आप एज इट इज़ बिना किसी परिवर्तन के इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, रात्रि क्या है भैया, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक, और रात क्या है यहाँ पर, रात है यहाँ पर तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या होता है, जिनमें हम कुछ परिवर्तन कर देते हैं। संस्कृत के वो शब्द जिनमें हम परिवर्तन करके उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो तद्भव कहलाते हैं। तो देखो रात्रि को हमने क्या बुलाया, रात बुलाया, तो थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग शब्दों में, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई। बाकी के बाकी ऊपर क्या है, सब ये तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द कौन से हैं, जो संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं, एज इट इज़ हमारी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 6। राम सोता रहता है वाक्य है। ये जो सेंटेंस दिया है आपके पास कि राम सोता रहता है, इस वाक्य, ये किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, विशेष वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्रित वाक्य है। तो देखो राम सोता रहता है, ये वाक्य है हमारा सरल वाक्य। अब आप कहोगे कि कैसे पहचानेंगे हम सरल वाक्य है। तो भाई देखो सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है। बस आप ऐसे समझ लो, एक तो क्रिया हो गई और एक ही कर्ता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया और कर्ता क्या है, देखो कर्ता यहाँ पर क्या है, राम है, और क्रिया क्या हो रही है, सोने की हो रही है। तो एक ही क्रिया हो रही है और एक ही कर्ता है, तो ये क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, सरल वाक्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। समीर ने विवेक को केला दिया। एक सेंटेंस दिया गया हमारे पास, वाक्य दिया गया है, समीर ने विवेक को केला दिया। इनको इन वाक्यों को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होता है क्योंकि यहीं पर आंसर छिपा होता है इनका। तो वाक्य में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, करण कारक है या फिर अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 7 से पूछा जा रहा है कि समीर ने विवेक को केला दिया। तो देखो यहाँ पर जो कारक है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक है। अब संप्रदान कारक क्या हुआ, संप्रदान कारक में क्या होता है, जो कर्ता होता है जिसके लिए कार्य करता है, ध्यान देना, कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता किसी के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, तो समीर ने विवेक को केला दिया, तो समीर क्या है, यहाँ पर कर्ता है। ठीक है, ये कर्म कर रहा है, करता है। अब इसने किसके लिए कार्य किया है भाई, विवेक के लिए, यानी कि विवेक को केला दिया है समीर ने, तो समीर ने विवेक के लिए कार्य किया है। तो ये मैं कह रहा हूँ, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वाक्य में, वहाँ कौन सा कारक हो जाता है, वहाँ संप्रदान कारक हो जाता है। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी कि क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संप्रदान कारक। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आ रही है तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। अब हम नंबर ऑफ़ वीडियोज़ भी अपनी बढ़ा देंगे, डे में 2 वीडियोज़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे यूटेट 2022 प्रिपरेशन के लिए। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको
कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है और क्या आपको इस वीडियो में अच्छा लगा और क्या समझ में आया और क्या नेक्स्ट वीडियो में आप चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है निम्न में से कौन सी संज्ञा बहुवचन में नहीं है। नॉट पूछा है कि यहाँ पर बताना है संज्ञा जो बहुवचन में नहीं है। सेंटेंस देखते हैं। घर बनने लगे हैं, जीवन जल में तैर रहे हैं, पौधे चल रहे हैं, कछुए की चाल देखें। आपसे पूछा गया है जो यहाँ पर संज्ञा बहुवचन में नहीं है वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कछुए की चाल देखें, तो कछुए की चाल देखना जो है बहुवचन में नहीं है। यहाँ पर बात क्लियर हो रही है। बहुवचन का उपयोग कहाँ होता है? बहुवचन का उपयोग होता है जब दो या दो से अधिक चीज़ों को दर्शाने के लिए या दो या दो से अधिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बहुवचन क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हो कोई भी दो चीज़ नहीं है, केवल एक ही चीज़ है। क्या? कछुए के बारे में ही बात की जा रही है। ऑप्शन सी की बात करें तो पौधे चल रहे हैं, पौधा नहीं है, बहुत सारे पौधों के बारे में बात की जा रही है। तो ये एक या एक से अधिक या दो से अधिक चीज़ों के बारे में बात हो गई, तो इसलिए बहुवचन हो गया। जीव जल में तैर रहे हैं, अब कोई एक जीव नहीं है, जल में बहुत सारे जीव होते हैं। घर बनने लगे हैं, घर बन रहा है। अगर ऐसा सेंटेंस होता तो वो क्या हो जाता? एक वचन में हो जाता है। यहाँ पर क्या है? घर बनने लगे, यानी कि बहुत सारे घर बन रहे हैं। तो ये सारे के सारे बहुवचन में। ऑप्शन नंबर डी ही केवल ऐसा है जो एक वचन में है, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्रिया हो रही है। कछुए की चाल देखो, कछुए के बारे में, एक कछुए के बारे में बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है भाई। इसी तरीके के क्वेश्चन ही आपसे यू टेट पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी में पूछे जाएंगे। कंटेंट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, कम से कम आपके पास 15 क्वेश्चन जो है कंटेंट वाले यानी कि इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और 15 क्वेश्चन में आपके पास पैराग्राफ भी हो सकता है और पेडागोजी भी हो सकती है, दोनों का मिश्रित रूप रहता है रिमेनिंग 15 क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हो 15 क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से स्कोर कर सकते हो और आप क्वालिफाई कर सकते हो एग्जाम में। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात हो रही है लैंग्वेज में। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। बी बोलता है आपको भूमि भवन वाहन का अनुभव सुख की प्राप्ति हुई, अभिनव सुख की प्राप्ति हुई। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखो स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। भाई देखो यहाँ पर इन्होंने विख्यात के साथ पूर्ण लगा लिया, इसलिए वाक्य अशुद्ध हो गया। यहाँ पर सेंटेंस होना चाहिए था आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, आपका शुद्ध हो जाता। लेकिन अभी क्या है? शुद्ध हो गया, यहाँ पर पूर्ण लगा दिया। आपको भूमि भवन वाहन का अनुभव का नहीं, वाहन के अनुभव सुख की प्राप्ति होगी, तब ये आपका शुद्ध होता। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया, यहाँ पर भर नहीं आएगा। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। क्लियर हो गया हमें कैसे स्टेटमेंट को पहचानना है। तो देखो उनका मीनिंग निकालना है हमें। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 10। फल को खूब पका होना चाहिए वाक्य में अशुद्ध है। स्टेटमेंट दिया है आपके पास, इसमें आपको अशुद्ध बताना है क्या है। वचन संबंधी अशुद्धि है, इसमें पदक्रम संबंधी है, कारक संबंधी है या फिर लिंग संबंधी है। तो फल को खूब पका होना चाहिए वाक्य में जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर पदक्रम संबंधी वाक्य में अशुद्धि है। फल खूब पका होना चाहिए, फल को नहीं, फल खूब पका होना चाहिए। तो ये है हमारे पास पदक्रम संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए हमने बी चूज़ किया कि यहाँ पर ये पद नहीं आता। ठीक है, वचन तो ठीक है, यहाँ पर कारक भी ठीक है, लेकिन पद जो है वो गलत लिखा गया है। फल खूब पका होना चाहिए, फल को नहीं, फल को नहीं, फल खूब पका होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन बी हमने चूज़ किया है, बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे भाई आज के हमारे मॉक टेस्ट नंबर 19 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। काफ़ी डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश करी है। क्वेश्चन हमारे पास 10 ही थे, लेकिन समझना ज़रूरी है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट करें। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।